हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त, आपका बायोलॉजी मेंटर प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं विद्यावाणी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। पिछला क्लास थोड़ा सा डल था, थोड़ा सा कम एनर्जी था, एनर्जी वाला क्लास था क्योंकि मेरी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी थोड़ी सी। ठीक है, तो आज हमारी क्लास चलेगी पूरा पावरफुल, पूरे जोश में क्लास चलेगी यहाँ पे। तो जितने जोश से आज हम क्लास लेंगे उतना ही जोश से आप पूरे लेक्चर को कवर करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा लेक्चर थोड़ा छोटा छोटा जा रहा है, 30 मिनट का लेक्चर जा रहा है, जो हमारे लिए सफिशियंट नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th बोर्ड के लिए। ठीक है, और 12th बोर्ड में हमें अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ढंग से अगर पढ़ना है यहाँ पे, तो लेक्चर का ड्यूरेशन जो है बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और आपकी भी एक शिकायत रहती है हमारे लिए यहाँ पे कि सर क्लास रेगुलर वे में नहीं होता है। ठीक है, तो क्लास रेगुलर वे में चलेगी अब। ठीक है, आप टेंशन नहीं लो इसके लिए, क्लास रेगुलर वे में कंटिन्यूटी के साथ चलेगी आपका। ठीक है, तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कुछ बातें, उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, मेंडलिज्म को स्टार्ट किया था। मेंडलिज्म मतलब मेंडल के द्वारा दिया गया जो भी थ्योरी था, ठीक है ना, उसके बारे में कवर करेंगे हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर। तो मेंडलिज्म को हमने करीब आपका 7-8 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया था। ठीक है, उसमें पहला सेक्शन जो हमारा था ऐतिहासिक बैकग्राउंड, मतलब मेंडल के पीछे का इतिहास क्या था। ठीक है, इतिहास कहने का मतलब, हिस्ट्री कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि लोग उनको किस किस क्षेत्र से, मतलब कैसे उनको जानते हैं वहां पे। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ जन्म हुआ, ठीक है, कैसे पढ़ाई उन्होंने की वहां पे, किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पे। ठीक है, उन सारी बातों को कवर किया गया था किसमें, आपका पहला टॉपिक ऐतिहासिक बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, तो मेंडल का जो जन्म था यहाँ पे वो कहाँ हुआ था, मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा गांव है सिलिसियन, वहां पे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या था यहाँ पे, मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल। उसमें से जोहान मेंडल वर्ड जो है ना वहां पे ग्रेगर जोहान मेंडल में जो जोहान मेंडल शब्द जो था यहाँ पे वो उनका रियल नेम था। ठीक है, उनका रियल नेम क्या था, जोहान मेंडल था। ग्रेगर सर नेम तब जोड़ा गया जब वो मठ ज्वाइन किए थे। एक मठ है, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया में एक मठ था जिसका नाम सेंट थॉमस। ठीक है, एक आपका क्या था, मोनेस्ट्री था, उसमें उन्होंने ज्वाइन किया था। तो जब वो मठ ज्वाइन किए थे तब उनका सर नेम जोड़ा गया था ग्रेगर। ठीक है, तो ऐसे इनका नेम क्या बन गया था, ग्रेगर जोहान मेंडल। मेंडल जो थे वहां पे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी वियना की एक यूनिवर्सिटी से। वियना एक जगह है, वियना एक यूनिवर्सिटी की जगह है। ठीक है, जहां से उन्होंने पढ़ाई पूरी की थी, किससे, मैथ्स, नेचुरल साइंस, ठीक है, और आपका एक मैथ्स आपका यहाँ पे, फिजिक्स था, नेचुरल साइंस, मतलब इन 3 सब्जेक्ट्स इन्होंने ग्रेजुएशन मतलब क्या कि यहाँ पे वियना के यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। ठीक है, फिर इन्होंने मेंडल जो थे यहाँ पे, इनको मठ में जब रहते थे यहाँ पे तो उनको बागवानी में बहुत रुचि थी, गार्डनिंग करने में उनको बहुत मजा आता था। मेंडल को गार्डनिंग करने में बहुत मजा आता था, इसीलिए मेंडल जिस मठ में रह रहे थे ना, उस मठ में इन्होंने बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज का मटर का पौधा को लगा रखे थे और उस पर अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो मेंडल ने जो था अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था 1856 से लेकर 1863 तक। 56 में शुरू किया यहाँ पे और 63 में उन्होंने अपना क्या किया, एक्सपेरिमेंट को समाप्त किया। तो मेंडल ने करीब 7 सालों तक 56 से लेकर 63 ईस्वी तक क्या किया, मटर के अलग अलग वेराइटीज पे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद सारा काम कुछ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, 64-65 में अपना पूरा काम कंप्लीट करके, ठीक है, एक मीटिंग के अंदर, जिस मीटिंग का नाम था नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून, ब्रून एक जगह है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, वहां पे एक मीटिंग बैठती थी, जिस मीटिंग का नाम था, जिस बैठक का नाम था नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून। वहां पे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बैठा करते थे, अपने रिसर्च को बताते थे कि हमने ऐसे ऐसे रिसर्च किया वहां पे। ठीक है, तो एक बैठक में इन्होंने क्या किया, अपने जो भी वर्क किया था, जो भी एक्सपेरिमेंट किया था, जो भी रिजल्ट इनके पास था, उनको क्या किया यहाँ पे 1865 में इस रिजल्ट को सबके सामने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और 1866 ईस्वी में इसी मीटिंग का एक मैगजीन छपती थी। ठीक है, इसी मीटिंग का एक मैगजीन छपती थी। उसी मैगजीन में किसी एक पन्ने के किसी कोने में इनका जो था ना यहाँ पे वर्क को पब्लिश किया गया, छापा गया, इसी बैठक, इसी मीटिंग के एक मैगजीन के अंदर यहाँ पे। ठीक है, और जिस टाइटल के नाम से उस कार्य को छापा गया था, उस टाइटल का नाम था वहां पे द एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन।
उस टाइटल का नाम क्या था? उस टाइटल का नाम था द एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और फिर क्या हुआ यहाँ पे 66 में इन्होंने अपने कार्य को पब्लिश करवा दिए। यहाँ पे पब्लिश होने के बाद इनका कार्ड जो था यहाँ पे उतनी वाइडली पब्लिश नहीं हो पाया, सब जगह उनका कार्ड जो है वहां पे क्या हुआ, पब्लिश नहीं हो पाया। और मेंडल कहीं ना कहीं अपने कार्य से भी संतुष्ट नहीं थे। मेंडल जो थे यहाँ पे वो कहीं ना कहीं अपने कार्य से भी संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस चीज पर उतना फोकस नहीं किया। और क्या हो, इनको कुछ भी मतलब अपने जीते जी ना वहां पे इनको कोई उपाधि नहीं मिला। जब तक मेंडल जिंदा था तब तक मेंडल के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। ठीक है, बहुत कम लोग जानते थे यहाँ पे। जब मेंडल मर गए ना, यहाँ पे मरने के बाद हम मेंडल के बारे में जानने लगे कि मेंडल ने ऐसा ऐसा काम किया था। ठीक है, तो फिर फाइनली क्या हुआ यहाँ पे 6 जनवरी 1884 को, कब की बात हो रही है यहाँ पे, 6 जनवरी 1884 को मेंडल का क्या हो गया, किडनी मलफंक्शन की वजह से, किडनी में बीमारी की वजह से क्या हुई, उनकी देहांत हो गई, उनकी डेथ हो गई वहां पे। ठीक है, अब तो उनकी डेथ हो गई यहाँ पे, अब वो तो मर गए बेचारे। अब मरने के बाद ऐसा हुआ क्या कि मेंडल इतना अधिक क्या हुआ, मतलब आपका फेमस हो गया यहाँ पे। मेंडल तो मर गए ना 84 में उनका देहांत हो गया। तो मरने के बाद ऐसा हुआ क्या कि मेंडल जो थे यहाँ पे इतना अधिक क्या हो गए, फेमस हो गए। इसके पीछे का रीजन क्या था यहाँ पे? ठीक है, 84 में मरे यहाँ पे, कहानी है 1900 में, मरने के 6 साल बाद की कहानी है। ठीक है, 1900 में 3 साइंटिस्ट आए। ठीक है ना, मेंडल के मरने के 6 साल बाद, मतलब करीब 1900 ईस्वी की बात है यहाँ पे। ठीक है, 1900 ईस्वी में क्या था यहाँ पे, 3 साइंटिस्ट आए, जिसमें पहला एक का नाम था यहाँ पे ह्यूगो डेवरिज, एक था कार्ल कॉडेंस, ठीक है, और एक था एरिक बॉन सेरमॉक। इन तीनों ने क्या किया था, मेंडल के वर्क को फिर से क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था, फिर से खोजा था। ठीक है, सन 1900 ईस्वी की बात है यहाँ पे। 3 साइंटिस्ट ह्यूगो डेवरिज, कार्ल कॉडेंस, एरिक बॉन सेरमॉक, इन तीनों ने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया था, फिर से खोजा था। अगर आपसे सवाल पूछ ले यहाँ पे कि मेंडल के वर्क को फिर से रीडिस्कवर्ड किसने किया था, तो 3 साइंटिस्ट का नाम आपको हर हाल में याद रखना है, ह्यूगो डेवरिज, कार्ल कॉडेंस और एरिक बॉन सेरमॉक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हम यहां से। ठीक है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलियन वर्क, मतलब मेंडल के जो कार्य का रीडिस्कवरी हुआ था, हम वहां से आज का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कब की बात चल रही है यहाँ पे, सन 1900 की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, बातें कब की हो रही है, 1900 ईस्वी में। ठीक है, उन्नीस सौ में क्या हुआ, यहाँ पे 3 साइंटिस्ट आए। ठीक है, कितने साइंटिस्ट आए आपका, 3 साइंटिस्ट आए। उनमें से एक का नाम था ह्यूगो डेवरिज। क्या नाम था, ह्यूगो डेवरिज। दूसरा जो नाम था इसमें वो था कार्ल कॉडेंस का, कार्ल कॉडेंस। और एक साइंटिस्ट और थे। ठीक है, एक का नाम था यहां पे एरिक बॉन सेरमॉक, एरिक बॉन सेरमॉक। इन तीनों ने क्या किया था, मेंडल के कार्य को रीडिस्कवर्ड किया था। ह्यूगो डेवरिज जो थे यहाँ पे, यह एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक काम कर रहे थे किसके ऊपर। ठीक है, देखो इधर यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मेंडल के देहांत तक डेथ कब हो गई थी, यहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी 6 जनवरी 1884 को। ठीक है, मरने के 6 साल बाद, मतलब कब की बात है यहाँ पे, 1900 यानी कि 1900 की बात है। 1900 में मेंडल के कार्यों को फिर से खोजा गया था, फिर से डिस्कवर्ड किया गया था। किसके द्वारा, 3 अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, उसमें से एक साइंटिस्ट का नाम था ह्यूगो डेवरिज। ह्यूगो डेवरिज जो थे यहाँ पे, ये हॉलैंड के रहने वाले थे, है ना। ह्यूगो डेवरिज, हा से ह्यूगो और हा से हॉलैंड, कहां के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, और इन्होंने
किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? एक पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिस पौधे का नाम था इवनिंग प्राइमरोज। ठीक है, इवनिंग प्राइमरोज नामक पौधे पे एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो इनको शायद इन तीनों ने मेंडल के कार्यों को उस समय जब पब्लिश हुआ था, शायद इन तीनों ने देखा था उनके कार्यों को पब्लिश होते हुए, उनके कार्यों को जो पब्लिश किया गया था उनके बारे में पढ़ा भी होगा इन तीनों ने, तभी तो इनके कार्यों को रीडिस्कवर्ड किया था इन तीनों ने। ठीक है, अगर आज के जमाने में अगर ये लोग होते यहाँ पे तो सारा क्रेडिट खुद ले लेते कि नहीं ये काम मैंने किया है। अगर आज के जमाने में अगर 3 लोग होते हैं यहाँ पे तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे वो सारा क्रेडिट खुद ले लेते कि नहीं ये सारा काम हमने किया था। लेकिन पहले लोग क्या थे, अच्छे थे, ईमानदार थे। आजकल तो लोग बेईमान हो गया है ना। अगर आजकल के जमाने में अगर 3 साइंटिस्ट होते हैं यहाँ पे तो जो भी काम मेंडल ने किया था यहाँ पे उनको कोई नहीं जानता किसको? इन तीनों को जानता कि भाई इन तीनों ने ऐसा ऐसा काम किया। लेकिन चूंकि पहले की बात है, 1900 की बात है यहाँ पे, लगभग यहाँ पे कब, लगभग यहाँ से आपका 100-150 साल पहले की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो उस समय क्या था, जब मेंडल जब मर गए थे यहाँ पे तो इन तीनों ने संभवतः प्रोबेबली उनके वर्क को पढ़ा होगा, समझा होगा यहाँ पे, तभी तो इनके कार्यों को उन्होंने क्या कर पाया, इन तीनों ने रीडिस्कवर कर पाया, फिर से खोज पाया। ठीक है, क्या नाम था साइंटिस्ट का? साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है हर हाल में। क्या नाम है देखो यहाँ पे, ह्यूगो डीब्रीज। ठीक है, पहला साइंटिस्ट का नाम क्या है यहाँ पे, ह्यूगो डीब्रीज। ह्यूगो डीब्रीज जो थे यहाँ पे ये कहाँ के रहने वाले थे? ये हॉलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर किया था, रहने वाले हॉलैंड के थे यहाँ पे। ठीक है, सेकंड साइंटिस्ट का नाम क्या था? कार्ल कोरेंस। ठीक है, कार्ल कोरेंस। कार्ल मार्क्स आपने पढ़ा होगा कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स जर्मनी का एक सिद्धांत था। ठीक है ना, यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे क्या है, कार्ल कोरेंस कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने? बहुत सारे पौधों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, मटर के ऊपर काम किया, मक्के के ऊपर काम किया, जीनिया के ऊपर काम किया। ठीक है, अलग अलग प्लांट्स पे काम किया था इन्होंने। ठीक है, और फिर एक साइंटिस्ट यहाँ पे और है, एरिक बॉन शेरमॉक। ठीक है, एक नाम यहाँ पे और है, एरिक बॉन शेरमॉक। इन सभी ने मिलकर क्या किया था? मेंडल के कार्यों को डिस्कवर्ड किया था यहाँ पे। ठीक है, और एरिक बॉन शेरमॉक जो थे यहाँ पे, ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? ये मेंडल के देश के ही थे, ये ऑस्ट्रेलिया के ही थे। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अलग अलग जो पुष्पीय पौधा, जो फूल वाला पौधा था यहाँ पे, फ्लावरिंग प्लांट था, उसके ऊपर डिस्कवर्ड कर मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, और इन सभी ने क्या किया यहाँ पे 1900 में मेंडल के कार्यों को डिस्कवर्ड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और जस्ट इसके 1 साल बाद 1900 यानी कि 1 साल बाद, मतलब कब की बात हो रही है? 1901 की बात हो रही है। ठीक है, 1901 में। ठीक है, ह्यूगो डीब्रीज ने क्या किया था यहाँ पे? ह्यूगो डीब्रीज ने इनके कार्यों को पुनः प्रकाशित किया था। ठीक है, यानी कि ह्यूगो डीब्रीज republication of Mendelian work by Hugo Debris। ठीक है, तो यहां तक आप ध्यान में रखना है यहाँ पे कि 1900 में इनके कार्य को रीडिस्कवर्ड किया गया यहाँ पे। ठीक है, फिर से खोजा गया, और उसके 1 साल बाद ह्यूगो डीब्रीज ने क्या किया यहाँ पे, इनके कार्यों को फिर से पब्लिश करवा दिया, रीपब्लिकेशन हो गया इनके वर्क का, इनके एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये सारा आज का पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ तक सभी को आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, आते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हमारा पहला जो टॉपिक था मेंडलिज्म का ऐतिहासिक बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो हमने क्या किया, उसको कंप्लीट कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा यहाँ पे है, हम उस अगले टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक यहाँ पे क्या है? नहीं, अभी उसमें और बचा हुआ है कहानी। अभी कहानी हमारा क्या है? बचा हुआ है। किसके अंदर? यहाँ पे पहले टॉपिक के अंदर एक यहाँ पे मन में सवाल उठता है। मन में सवाल क्या उठता है कि मेंडल का कार्य जो था
1866 में पब्लिश हुआ था यहाँ पे, ठीक है। मेंडल का जो वर्क था यहाँ पे वो पब्लिश कब हुआ था? 1866, 1866 में पब्लिश हुआ था। और लोगों ने जाना कब? 1900 में जाना। यहाँ पे लोगों ने कब जाना? 1900। कितना गैप आया यहाँ पे? 34 इयर्स का गैप आया। तो ऐसा क्या वजह था यहाँ पे कि इतना लंबा गैप हमको देखने को मिला? ऐसा क्या वजह था यहाँ पे कि पब्लिश हुआ 1866 में और लोगों ने जाना कब मेंडल को? आपका 1900 में। तो 34 ईयर का जो आपका गैप था, इंटरवल था, यह इंटरवल किस वजह से था यहाँ पे, इसका कारण हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, है ना। यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे, मेंडेलियन कार्य के प्रकाशित होने के 34 सालों बाद तक नहीं पहचाना जाने के पीछे का कारण। रीजन बिहाइंड द नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडेलियन वर्क अप टू 34 इयर्स आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ हिज वर्क। मतलब इनके कार्य के 34 साल, मतलब पब्लिश होने के 34 सालों बाद तक क्यों नहीं पहचाना गया? रीजन क्या था, कारण क्या था यहाँ पे? तो सिंपल सा एक पहला कारण क्या था यहाँ पे कि उस समय, जिस समय मेंडल का जमाना था यहाँ पे, उस समय आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था उतना आसान नहीं था, उतना इजी नहीं था। मतलब यहाँ पे क्या है, आज व्हाट्सएप है, ट्विटर है, टेलीग्राम है ना। यहाँ पे बहुत सारे हमारे क्या सोशल मीडिया एप्स है यहाँ पे। अगर आप अभी अगर मान लो कि कहीं पे, अगर मान लो अभी ईरान में क्या हुआ, परमाणु बम गिरा देगा यहाँ पे, ठीक है। तो परमाणु बम गिरा उधर यहाँ पे और उसका फटाक से इन्फॉर्मेशन पूरे देश को लग जाएगा कि क्या किया वहां पे, ईरान पे क्या गिर गया, यहाँ पे परमाणु बम गिरा दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तुरंत शेयर हो जाता है देश विदेशों में आसानी से। तो अभी का कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, अभी का संचार व्यवस्था क्या है, बहुत जबरदस्त है। लेकिन ऐसा व्यवस्था मेंडल के जमाने में नहीं था, ठीक है। और एक वजह और है यहाँ पे कि मेंडल का वर्क जिस पत्रिका में छापा गया था, जिस मैगजीन में छापा गया था, वह उतना अच्छा नहीं था, वह अस्पष्ट रूप से छापा गया था, नॉन स्पेसिफिक था वहां पे, ठीक है। तो ऐसे कुछ कारण है यहाँ पे, वो कारण हम लोग देखने वाले हैं। कारण क्या है यहाँ पे, देखो कारण पढ़ो यहाँ पे। उन्होंने अपना काम एक अस्पष्ट पत्रिका, है ना, यहाँ पे में प्रकाशित किया। अस्पष्ट मतलब क्या था यहाँ पे कि लोग उसको उतना अच्छे से पढ़ते नहीं थे, ध्यान नहीं देते उस पत्रिका के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें प्रकाशित करवाया था, ठीक है। अब क्या है, उन दिनों संचार आसान नहीं था, जो संचार व्यवस्था जो था यहाँ पे, कम्युनिकेशन सिस्टम जो था यहाँ पे उतना आसान नहीं था। यानी कि ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन एन ऑब्सक्योर जर्नल, वही पत्रिका को जर्नल भी कहते हैं, मैगजीन को, ठीक है। और कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी इन दोज डेज, ये पहला रीजन है यहाँ पे, ठीक है, इतना लंबा गैप होने का। फिर सेकेंड रीजन यहाँ पे क्या है, देखो सेकेंड रीजन यहाँ पे क्या है कि उनका जो सोच था ना यहाँ पे, उनका जो सोच था उस समय के सोच से कहीं आगे था, वो बहुत आएगा सोच रहे थे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उस समय के लोग इनको बात इनका जो बात था यहाँ पे, इन्होंने जो बताया था थ्योरी यहाँ पे, वो लोग नहीं समझ पाए यहाँ पे, ठीक है। अब सिंपल सी बात समझ लो यहाँ पे कि अगर कोई लोग को कुछ बता रहा है, कोई समझा रहा है, मान लो कोई ऐसा बंदा है यहाँ पे जो बहुत उसके पास जानकारी है यहाँ पे, ठीक है, और वो जानकारी अगर आपको दे रहा है और आपको वो जानकारी समझ में नहीं आ रहा है, आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, आपके जो समाज में लोग रह रहे हैं यहाँ पे, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस इंसान को आप क्या बोलोगे कि ये पागल हो गया है, बोलोगे ना यहाँ पे कि ये पागल हो गया। बस मेंडल को लोग उस समय यही सोच रहा था यहाँ पे, ये बंदा पागल हो गया है, क्योंकि इनका जो सोचने का शक्ति जो था यहाँ पे उस समय से बहुत आगे था यहाँ पे। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि उनके विचार उनके समय से आगे थे, ठीक है। और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जीन के बारे में, आपको जीन पढ़ाया था ना यहाँ पे। तो मेंडल ने जीन को जीन नहीं कहा था, उसने कारक कहा था। मेंडल ने जीन को क्या नाम दिया था, कारक नाम दिया था, फैक्टर नाम दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो उनका जो फैक्टर का जो मानना था कि फैक्टर जो होता है, कारक जो होता है, वो अस्थाई होता है। कारक कैसा होता है यहाँ पे, अस्थाई होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। और असतत इकाइयों के रूप में जीन, ये लिखा हुआ है पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, उसको समझो पहले यहाँ पे कि इनका विचार उनके समय से आगे थे। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अस्थाई और असतत इकाइयों के रूप में जीन की उनकी अवधारणा जो लक्षणों के अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है और एलील जोड़ी जो एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होती है, को समकालीन द्वारा प्रकृति में दिखाई देने वाली स्पष्ट निरंतरता भिन्नता के स्पष्टीकरण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। मतलब ये लैंग्वेज देखने में बहुत टफ लग रहा है कि क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे समझो यहाँ पे, ठीक है। इनका कंसेप्ट था जीन का,
उन्होंने जीन को क्या कहा था, कारक कहा था। तो जीन के बारे में इसने क्या बोला कि जीन जो होता है वो अस्थायी होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। और क्या बोला इसने यहाँ पे कि जो उसका जो इकाई होता है ना यहाँ पे, ठीक है, जो उनका जो यूनिट होता है वहां पे वो कैसा होता है, असतत, डिस्क्रीट होता है, मतलब अलग अलग होता है। लंबाई का जीन अलग होता है ना यहाँ पे, और क्या मतलब रंग का जीन अलग होता है। इनका ये कहना था यहाँ पे, ठीक है, सबके लिए अलग अलग जीन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सारे जीन स्टेबल होते हैं। स्टेबल कहने का मतलब क्या था कि अगर लंबाई का जीन है तो लंबाई को ही कंट्रोल करेगा, अगर हेयर स्टाइल का जीन है तो हेयर स्टाइल का ही कंट्रोल करेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उनके जो समय के जो लोग थे ना यहाँ पे, उन्होंने इनके बात को इसलिए नकार दिया यहाँ पे कि उनको उस इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे वेरिएशन या बदलाव दिख रहे थे, ठीक है। तो उनका कहना था यहाँ पे कि अगर जीन अस्थाई है, जो लक्षण को कंट्रोल कर रहा है, लक्षण को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे, अगर जीन अस्थाई है तो इतना बदलाव नेचर में क्यों हो रहा है ना यहाँ पे, उनका नेचर में इतना बदलाव क्यों हो रहा है यहाँ पे। तो मेंडल इस बात का जवाब नहीं दे पाए, ठीक है। और लोगों ने क्या कर दिया, इनके बात को उस समय बिल्कुल ही नकार दिया यहाँ पे। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया, फिर से समझो। हमने बताया था जीन जो लक्षण को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इनका जो जीन का कंसेप्ट था कि जीन जो होता है वो अस्थाई होता है। अस्थाई कहने का मतलब कि अगर ये लंबाई का जीन है तो लंबाई को ही कंट्रोल करेगा, किसी और लक्षण को, किसी और कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है। और जीन के बारे में उसने बोला कि यह डिस्क्रीट यूनिट, असतत इकाई होता है, मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। असतत मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट मतलब क्या, अलग अलग। लंबाई का जीन अलग होगा, बॉडी कलर का जीन अलग होगा, आई कलर का जीन अलग होगा यहाँ पे, ठीक है। सारे लक्षण का जीन अलग अलग होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लोगों ने यहाँ पे देखा। और एक बात इसने और कही थी यहाँ पे कि एलिल जोड़ा जो होता है, एलिल पेयर, जैसे मान लो आपको बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी, जो एलिल पेयर जो है कैपिटल टी स्मॉल टी बताए थे ना यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। एलिल जोड़ा आपस में मिक्स नहीं होता, ठीक है। एलिल जोड़ा आपस में मिक्स नहीं होता। आपको बताए थे यहाँ पे कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो यहाँ लक्षण क्या होगा, लंबा होगा, टॉल होगा। यहाँ पे बताया था हमने यहाँ पे, अगर मान लो कि अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी से मिल जाता, स्मॉल टी कैपिटल टी से मिल जाता है यहाँ पे, तो प्लांट ना लंबा होता ना छोटा होता, बीच का हो जाता। लेकिन प्लांट बीच का हुआ था क्या, यहाँ पे नहीं हुआ था। तो मेंडल यही कह रहे थे यहाँ पे कि जो एलिल पेयर होता है, एलिल जोड़ा होता है ना यहाँ पे, ये भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो लोगों ने इनके बात को यह कह के नकार दिया यहाँ पे कि अगर आपका जीन अगर स्टेबल है, सारे डिस्क्रीट यूनिट है, असतत इकाई है, और एलिल जोड़ा अगर मिक्स नहीं करता है यहाँ पे, तो इतना अधिक जो नेचर में बदलाव दिख रहा है, वेरिएशन दिख रहा है यहाँ पे, वो किस वजह से दिख रहा है यहाँ पे। तो मेंडल इस चीज को एक्सप्लेन करने में क्या थे, सक्षम नहीं थे, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। हालांकि इनका कहना सही था कि जीन स्टेबल होता है, बिल्कुल सही था यहाँ पे। इसका डिस्क्रीट यूनिट जो होता, इसका डिस्क्रीट यूनिट में होता है यहाँ पे, ये भी सही था यहाँ पे। एलिल पेयर मिक्स नहीं होते हैं, ये भी इनका पॉइंट सही था, सारा पॉइंट सही था। लेकिन इस चीज का स्पष्टीकरण इन्होंने नहीं कर पाया था, ठीक है। वही पॉइंट लिखा हुआ है, लंबा सा लाइन लिखा हुआ है कि मतलब इसका यही है, ठीक है। हिज आइडिया वेयर अहेड ऑफ हिज टाइम, मतलब इनका आइडिया जो था बहुत आगे था उस समय से, ठीक है। हिज कंसेप्ट ऑफ जीन्स as stable and discrete units that control the expression of traits. traits कैरेक्टर को कहते हैं यहाँ पे, traits किसको कहते हैं यहाँ पे, कैरेक्टर को कहते हैं, ठीक है। and of the pair of alleles which did not blend, blend मतलब मिक्स होना, blend with each other was not accepted by contemporaries. contemporaries का मतलब होता है समकालीन, उनके काल में रहने वाले लोग, ठीक है। एज एन एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेनेशन क्या दिया उसने यहाँ पे, क्या बताया यहाँ पे कि अपेरेंटली कंटिन्यूअस वेरिएशन सीन इन नेचर, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट कि इनका जो जीन का कंसेप्ट जो था कि वो स्टेबल होता है, जीन डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं इसके यहाँ पे, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है किसका एक्सप्रेशन, जो कैरेक्टर्स, ट्रेट्स, कैरेक्टर्स होते हैं उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसने क्या बोला यहाँ पे कि जो पेयर ऑफ एलिल्स होते हैं which did not blend, जो आपस में मिलते नहीं है एक दूसरे के साथ यहाँ पे, और इसको क्या किया था यहाँ पे, इसके जो कंटेम्पोररीज थे, इसके जो समकालीन थे, इन्होंने क्या किया, इस बात को नकार दिया, यह कहकर कि नेचर में क्या हो रहा है, लगातार हमें बदलाव या वेरिएशन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये दूसरा रीजन हो गया यहाँ पे। तीसरा रीजन यहाँ पे क्या है, इसको समझो यहाँ पे। तीसरा रीजन देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि मेंडल के कार्य ने
सुझाव दिया था कि कारक या जीन अलग अलग इकाइयां थी और वह कारकों के अस्तित्व और वे किस चीज पे से बने थे इसके लिए कोई भौतिक प्रमाण नहीं दे सके। मेंडल ने जो बोला था ना कारक, है ना, मेंडल ने जीन को क्या बोला था, कारक बोला था, ठीक है। तो उनका कहना था कि कारक या जीन जो होता है वो अलग अलग इकाइयां है, अलग अलग यूनिट्स है, डिस्क्रीट यूनिट्स है, ठीक है। और मेंडल ने एक चीज और नहीं बताया था यहाँ पे कि जीन का जो अस्तित्व होता है, जीन किसका बना होता है, इनके बारे में उन्होंने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था, ठीक है। मेंडल ने जो बताया था यहाँ पे कि जीन डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं, इसके अलग अलग इकाइयां होती है यहाँ पे, ठीक है, और इसका क्या अस्तित्व है, जीन किसका बना हुआ है, इसका कोई भौतिक प्रमाण मेंडल नहीं दे पाया था। बस इनका एजम्पशन था, इनका मानना था कि कोई कारक होता है, कारक जिसको बाद में जीन कहा गया, कारक होता है जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, वो कारक स्टेबल होता है और वह कारक डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं, कारक के वहां पे अलग अलग इकाइयां होती है उसकी यहाँ पे, ठीक है। तो इन सभी बात इनका एजम्पशन था, मानना था, इनके पास इसका कोई प्रमाण नहीं था। तो रिजेक्शन का एक कारण आपका यही बनता है। तो वही लिखा हुआ है कि मेंडल के कार्य ने सुझाव दिया, मतलब बताया कि कारक या जीन अलग अलग इकाइयां थी। उनका कहना था कि अलग अलग इकाइयां थी, उनका यही मानना था। अब वह कारकों के अस्तित्व, मतलब वह कारक जो है उसके अस्तित्व, मतलब उसके एग्जिस्टेंस और वे किस चीज से बने थे इसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं दे सके, ठीक है। इस वजह से भी लोगों ने क्या कर दिया, इनको इग्नोर कर दिया ना यहाँ पे। मतलब मेंडल वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स या जीन वेयर डिस्क्रीट यूनिट्स, he could not provide any physical proof for that existence of factors and they were made of, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं अगला कि रीजन क्या है, ठीक है। अगला रीजन समझो, यहाँ पे सबसे भयानक खतरनाक रीजन, यहाँ पे रीजन क्या था, यहाँ पे इसको समझो। अगला रीजन हमारा यहाँ पे ये कहता है कि जिस समय मेंडल का कार्य पब्लिश हुआ था उस समय अधिकतर जो जीव वैज्ञानिक थे, बायोलॉजिस्ट थे, वह डार्विन का कंक्लूजन को समझने में लगे थे। डार्विन के बारे में कुछ बात आप जान लो यहाँ पे कि डार्विन जो था यहाँ पे एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। रॉयल मतलब एक राजा महाराजाओं की फैमिली से बिलोंग करते थे। और मेंडल बेचारे ठहरे मठ के प्रिस्ट, मठ के पादरी ठहरे यहाँ पे। अब उस समय वैल्यू किसका होगा, उस समय वैल्यू होगा उस राजा महाराजाओं का। राजा महाराजाओं जो कह देगा वो बात क्या होगा, लोग मान भी लेगा कि नहीं ये बात सही है। मेंडल के साथ भी वही हुआ। मेंडल के साथ क्या हुआ यहाँ पे, जिस समय मेंडल का वर्क पब्लिश किया गया उसी समय आपने नाम सुना होगा कि एक बुक में डार्विन का एक बुक था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उनका बुक उसी समय पब्लिश किया हुआ था। तो लोग उसी को समझने में लग गए थे वहां पे। इसी वजह से जो था यहाँ पे कि मेंडल की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया यहाँ पे। और ऐसा संभवतः यह भी कहा जाता है कि खुद डार्विन भी क्या किया, मेंडल के वर्क को या तो इग्नोर कर दिया या चुपचाप शांति से चुप्पी साध दी। यहाँ पे चुप्पी साधने के पीछे का रीजन यह था यहाँ पे कि मेंडल के अकॉर्डिंग डार्विन ने कुछ पॉइंट ऐसे बोला था जो गलत था यहाँ पे, और बाद में वो गलत साबित भी हुआ। बाद में उस बुक में जो भी आपका था, जो क्या था, गलतियां थी वहां पे, उसका करेक्शन भी किया गया था, डार्विन ने किया था उसको करेक्शन वहां पे। इसीलिए डार्विन क्या हो गए थे, साइलेंट हो गए थे, वहां पे कुछ नहीं बोला यहाँ पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है कि 34 साल के इंटरवल होने का, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, उन दिनों अधिकांश जीव विज्ञानी डार्विन के निष्कर्ष को समझने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। यहां तक कि डार्विन और अन्य लोगों ने भी मेंडेलियन अवलोकन यानी कि उनके हाइपोथेसिस को या तो नजरअंदाज कर दिया या शायद चुप्पी साध दी यहाँ पे, ठीक है, या चुप्पी साध दी, है ना। इन दोज डेज द मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट वेयर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डार्विन्स कंक्लूजन्स, ठीक है। और एक कंक्लूजन किस बुक में छापा हुआ था, एक कंक्लूजन किस बुक की होती है यहाँ पे, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो नामक किताबें थी यहाँ पे, और उसको समझने में लगे हुए थे। इवन डार्विन एंड अदर्स आर आइदर इग्नोर्ड द मेंडेलियन ऑब्जर्वेशन और केप्ट साइलेंटली प्रोबेबली, केप्ट साइलेंस प्रोबेबली, मतलब क्या हो गया, ऐसा माना जाता है कि वो क्या कर दिए थे, उस चीज को इग्नोर कर दिए थे या अपना चुप्पी साध दी थी मेंडल के कार्य को देख के, ठीक है। और एक और रीजन है यहाँ पे, 4 रीजन तो हो गए यहाँ पे, एक रीजन शायद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, एक रीजन यहाँ पे और है। और रीजन देखो क्या है यहाँ पे,
पांचवा रीजन क्या है यहाँ पे, जो मेंडल जो थे ना यहाँ पे, मेंडल, इन्होंने अपने प्रयोग के दौरान, इन्होंने अपने प्रयोग के दौरान सांख्यिकी का इस्तेमाल किए थे, सांख्यिकी का इस्तेमाल किए थे। He used statistics है ना यहाँ पे, he used statistics during his work। अब सिंपल सी बात की, ये तो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बायोलॉजी के ऊपर, और यूज किसका कर रहे हैं, सांख्यिकी या स्टैटिक्स का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और स्टैटिक्स, सांख्यिकी जो है यहाँ पे, यह एक मैथ का भाग है यहाँ पे। तो लोगों के दिमाग में कुछ पल्ले पड़ ही नहीं रहा था यहाँ पे कि ये बंदा कर क्या रहा है, रिसर्च कर रहा है बायोलॉजी के ऊपर, थ्योरी दे रहा है बायोलॉजी के ऊपर, और यूज किसका कर रहा है, मैथमेटिक्स का यूज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यह भी एक बहुत बड़ी वजह थी इनके रिजेक्शन होने का, ठीक है ना। यहाँ पे जब पब्लिश किया गया यहाँ पे, और 34 सालों तक इनके कार्ड का छुपा रहने का यहाँ पे, यह भी एक इंपॉर्टेंट वजह है, ठीक है। तो ये वजह आप ध्यान में रखोगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। तो आज मतलब हमारा क्या हुआ, यहाँ तक का टॉपिक कवर हो गया। पहला जो टॉपिक जो था हमारा यहाँ पे ऐतिहासिक बैकग्राउंड का, उसके सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या है कि मेंडल के द्वारा चुने गए मैटर के 7 जोड़ी वैकल्पिक लक्षण। मेंडल ने अपने वर्क के लिए जो 7 पेयर वैकल्पिक का मतलब क्या होता है, एक ही लक्षण का अलग अलग रूप, तो 7 जोड़ी लक्षण के रूप कितने होंगे, 14 हो जाएंगे ना। यहाँ पे तुम देख लो, यहाँ पे 7 जोड़ी लिखा हुआ लक्षण, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। तो मेंडल के द्वारा चुने गए मैटर के 7 जोड़ी वैकल्पिक लक्षण कौन कौन सा था। मेंडल ने जो लक्षण सिलेक्ट किए थे, जो कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे मटर्स प्लांट में, पी प्लांट्स का यहाँ पर, ठीक है, और 7 पेयर कैरेक्टर्स है कौन कौन सा, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो लक्षण देख लो यहाँ पे कौन कौन सा है। पहला जो लक्षण यहाँ पे है वो कौन सा है, तने की लंबाई या स्ट्रीम हाइट, ठीक है। अब लक्षण है तो 2 फॉर्म होंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव। कितने फॉर्म होंगे इसके यहाँ पे, 2 फॉर्म होंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव, प्रभावी और अप्रभावी। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 7 पेयर जो कैरेक्टर सिलेक्ट किया था मेंडल ने, उसमें पहला पेयर कैरेक्टर कौन सा है यहाँ पे, तने की लंबाई या स्ट्रीम हाइट, ठीक है। इसका एक फॉर्म कौन सा है, टॉल या लंबा। दूसरा फॉर्म कौन सा है, बौना या द्वार, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना वैकल्पिक लक्षण, है ना। यहाँ पे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब एक ही के 2 रूप, ठीक है। तभी तो बोला गया 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि 7 जोड़ी वैकल्पिक लक्षण। दूसरा लक्षण यहाँ पे कौन सा है, फूलों का रंग या फ्लावर्स कलर। फूलों का रंग में प्रभावी फॉर्म कौन सा, बैगनी या पर्पल होता है, अप्रभावी कौन सा होता है, सफेद या व्हाइट होता है, ठीक है। फूलों का स्थान में क्या हुआ है, अक्षीय और शीर्षस्थ, ठीक है। अब देखो समझो, यहाँ पे फूलों का स्थान, जैसे मान लो कि प्लांट है, ठीक है। अगर इस प्लांट के ऊपर, यहाँ पे अगर प्लांट के ऊपर अगर फूल लग जाए यहाँ पे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कौन सा पोजीशन, इसको शीर्षस्थ या टर्मिनल बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको शीर्षस्थ या टर्मिनल बोलेंगे। लेकिन अगर इस एक्सिस पे कहीं फूल लग जाए, प्लांट का क्या स्टीम है यहाँ पे, और स्टीम के एक्सिस पे, अक्ष पे कहीं फूल लग जाए यहाँ पे, जिसको बोलते हैं अक्षीय या एक्सियल कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो यहाँ पे बोला गया डोमिनेंट फॉर्म जो है, प्रभावी फॉर्म जो है, वो क्या है यहाँ पे, अक्षीय, जो इस पे लगता है ना, इस स्टीम के एक्सिस पे अगर कहीं फूल लगता है यहाँ पे, तो प्रभावी फॉर्म होता है। प्रभावी फॉर्म कैसे होता है, यहाँ पे ऐसे समझो,
देखो प्लांट की जो हाइट होती है ना यहाँ पे, वो उसके टॉप पे मौजूद एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, शीर्षस्थ विभवज्योत के उत्तक होता है, जो क्या करता है प्लांट की लंबाई को बढ़ाता है, प्लांट की लंबाई को बढ़ाता है। अगर गलती से कोई फ्लावर अगर इसके टॉप पे लग जाए, अगर कोई फ्लावर इसके शीर्ष पे लग जाए यहाँ पे, तो क्या होता है कि उस फ्लावर के फॉर्मेशन में, उस फूल के निर्माण में जो लंबाई बढ़ाने वाला जो टिश्यू होता है शीर्षस्थ विभवज्योत के उत्तक या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे फूल लगेगा, सारा का सारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म हो जाएंगे, तो क्या होगा प्लांट की फिर लंबाई उसके बाद नहीं बढ़ेगी, तो प्लांट छोटा रह जाएगा। यहाँ पे ना छोटा फॉर्म कौन सा होता है आपका, यहाँ पे बौना होता है ना, यहाँ पे अप्रभावी फॉर्म होता है। तो अगर मान लो कि टॉप पे अगर फ्लावर लग गया, शीर्षस्थ है, टर्मिनल है, तो बताओ यहाँ पे ये कौन सा रूप हो जाएगा, इसका अप्रभावी रूप हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला कौन सा है, फली का आकार। फली समझते हो ना, मटर का जो छिमी जिसको कहते हो, जिसपे से मटर का बीज निकलता है, दाना निकलता है, ठीक है, उसको फली बोलते हैं। तो फली का आकार जो है यहाँ पे फुला हुआ होता है। फुला हुआ मतलब क्या होता है, मतलब कि अच्छा सा टाइट होता है ना, यहाँ पे फुला हुआ मतलब टाइट होता है, यहाँ पे उसमें बड़े बड़े दाने होते हैं मटर का यहाँ पे, ठीक है, तो बड़े बड़े दाने होंगे तो प्रभावी फॉर्म होगा यहाँ पे। और कुछ क्या होता है, सिकुड़ा हुआ होता है। कैसा होता है यहाँ पे, कुछ फली जो सिकुड़ा हुआ होता है, सिकुड़ा या कंस्ट्रिक्टेड होता है, यहाँ पे जो सिकुड़ा हुआ या कंस्ट्रिक्टेड होता है यहाँ पे, वो अप्रभावी रूप होता है। फुला हुआ प्रभावी, सिकुड़ा हुआ अप्रभावी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, फली का रंग। फली का रंग भी कैसा होता है, जो पोड्स कलर होते हैं या तो हरा होंगे या पीले रंग का होगा। हरा रंग वाला जो होता है वो कैसा होता है, प्रभावी होता है, और पीले रंग वाला कैसा होता है आपका अप्रभावी होता है। जो आपने देखा होगा ना, मटर का जो फली होता है ना, पी का जो पोड्स होता है वहां पे, वो ग्रीन भी होता है और येलो भी होता है। जो ग्रीन वाला जो होता है आपका यहाँ पे, वो कौन सा फॉर्म होता है, प्रभावी या डोमिनेंट फॉर्म होता है। और जो हरा वाला होता है वो कौन सा फॉर्म होता है आपका यहाँ पे, पीला या येलो, सॉरी ये कैसा फॉर्म होता है इसका, यहाँ पे अप्रभावी या रिसेसिव फॉर्म होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे कौन सा है, बीज का रंग या सीड कलर। सीड कलर में जस्ट उल्टा होता है। फली का रंग अगर पोड्स कलर की बात करते हैं तो हरा रंग जो होता है प्रभावी डोमिनेंट होता है, पीला रंग क्या होता है, अप्रभावी या रिसेसिव होता है। अगर हम बीज की बात करते हैं तो बीज में जो पीला वाला रंग जो होता है ना, यहाँ पे पीला जो येलो कलर का जो सीड होता है वो डोमिनेंट फॉर्म होता है, ठीक है। और जो हरे रंग का जो सीड होता है वो अप्रभावी या रिसेसिव होता है। अगर पीले वाले, अगर मान लो कोई हरा सीड लगाते हो मटर का, यहाँ पे अगर मटर का अगर हरा सीड लगाते हो मटर को उगने के लिए वहां पे, तो उस केस में आपका हो सकता है कि मटर का पौधा ग्रो भी ना करे, क्योंकि हरा वाला कलर जो होता है मटर के बीज का वो कैसा होता है, अप्रभावी रिसेसिव होता है। और पीला वाला बीज कैसा होता है आपका यहाँ पे, डोमिनेंट या प्रभावी होता है, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे बीज का आकार। बीज का आकार जिसका गोल होता है, ठीक है, बीज का आकार जो गोल होता है वो कैसा होता है, प्रभावी डोमिनेंट फॉर्म होता है। और झुर्रीदार मतलब कुछ इस प्रकार से अगर बीज है यहाँ पे, तो कौन सा फॉर्म होता है, वो अप्रभावी या रिसेसिव फॉर्म होता है, ठीक है। क्लियर यहां तक सभी को। तो मेंडल ने ये 7 पेयर कैरेक्टर लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, इतने को चुना था एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। और उसका प्रभावी फॉर्म कौन सा था, उसका अप्रभावी रिसेसिव फॉर्म कौन सा था, वो सब कुछ एक चार्ट के फॉर्म में आपका दिया हुआ है। इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। सबका दिया हुआ है डायग्राम यहाँ पे, है ना, सीड शेप में आपका राउंड यानी कि गोल, है ना, यहाँ पे झुर्रीदार, सीड कलर में आपका येलो, ग्रीन, मतलब ये जो है आपका यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जो ये जो लिया है इधर, जो ऊपर वाला जो लिया है आपका यहाँ पे, ये डोमिनेंट लिया है यहाँ पे, ये जो फॉर्म लिया हुआ है यहाँ पे कैसा है, ये डोमिनेंट फॉर्म लिया हुआ है यहाँ पे, ये डोमिनेंट है आपका, ठीक है। कैसा है आपका यहाँ पे, ये डोमिनेंट है यानी कि प्रभावी है। और निचला जो लिया हुआ है यहाँ पे ये रिसेसिव फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि अप्रभावी है। इसको देख लेना। तो ये सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया यहाँ पे, मतलब हम जो मेंडलिज्म का जो 2 टॉपिक था यहाँ पे, ऐतिहासिक बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसको कवर किया, ठीक है। और सेकेंड जो टॉपिक था यहाँ पे कि मेंडल ने मटर के जो 7 पेयर कैरेक्टर चुने थे, वहां पे कैरेक्टर्स कौन कौन था और उसके प्रभावी फॉर्म कौन से थे और उसके अप्रभावी फॉर्म कौन से थे, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे हमारे ऊपर, ठीक है। हमारी जो ऊर्जा एनर्जी जो होती है दोगुनी हो जाती है जब आपका कमेंट मुझे देखने को मिलता है,
ठीक है, आपका जो कमेंट देखने को मिलता है कि सर ऐसे हो गया, क्लास रेगुलर अपलोड कीजिए, सर यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया, अगर ऐसे कमेंट आते हैं तो वहां से मेरी एनर्जी होती है दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो और वो कमेंट वही बच्चा करेगा जो लास्ट तक वीडियो को देखेगा। ठीक है, तो अब आपकी क्लास जो है रेगुलर वे में चलेगी, आपकी क्लास रेगुलर हो जाएगी। आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहे, आपका सिलेबस पे टाइम पे हम लोग कवर करेंगे, जो वादे किए हों वादे बिल्कुल भी निभाएंगे, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। कुछ वजह से दिक्कतें थोड़ी सी हो गई थी यहाँ पे, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगी, क्लास आपका रेगुलर वे में चलेगा। बस आप इस तरह से प्यार बनाए रखिए हमारे लिए। ठीक है, आपके लिए हम अच्छे अच्छे कंसेप्ट डिलीवर करते रहेंगे हर दिन। ठीक है, बस आप एक काम कीजिए, सब्सक्राइबर को जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए और लाइव क्लास का आनंद लीजिए। ठीक है, पहला जो टारगेट हमारा 1K सब्सक्राइबर का है, वहां तक आप पहुंचाइए इस चैनल को, और फिर आप लाइव क्लास का आनंद लीजिए। लाइव क्लास में आपको वादा करते हैं यहाँ पे कि आपको बहुत मजा आएगा, इससे तो जरूर बेहतर मजा आएगा। यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लास में बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, बच्चे को डाउट नहीं ले पाते हैं, यहाँ पे उतने मजेदार क्लास नहीं होती है। लेकिन अगर लाइव क्लास का मजा लेना है तो आपको 1K सब्सक्राइबर तक आप ही के साथ, ठीक है, हो पाएगा यहाँ पे। तो चलो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।